हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एडजेक्टिव क्लॉज। तो हमने ऑलरेडी क्लॉज के बारे में पढ़ लिया है, नाउन क्लॉज के बारे में पढ़ लिया, फ्रेजेस के बारे में पढ़ लिया है। तो आई थिंक वो आपको सब जो है क्लियर हो गया होगा। लेकिन चलिए आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव क्लॉज, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले मैं आपको क्लॉज के बारे में दूंगी, फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में दे देती हूँ कि ये सब हमने जो पहले से पढ़ा हुआ है उसको मैं छोटी सी एक इंफॉर्मेशन आपके साथ बताऊंगी आपको मैं। तो देखिए, सबसे पहले क्लॉज क्या होता है। तो क्लॉज जो होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक सेंटेंस का पार्ट होता है या अपने में एक सेंटेंस भी हो सकता है। तो इसमें आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सब मिलता है, जिसे जिसे आप बोल सकते हो कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको मिलता है। इसके क्लॉज के दो तरह के क्लॉज होते हैं, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। पहले तो मेन क्लॉज क्या होता है। मेन क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जिसका अपने आप में मीनिंग डिफाइंड होता है और जो किसी पे डिपेंड नहीं करता। इसे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। उसके बाद आता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है और उसका मीनिंग अपने में पूरा नहीं होता है, वो डिपेंड करता है अपने मीनिंग के लिए ऑन द मेन क्लॉज। ओके, आगे सबऑर्डिनेट क्लॉज के तीन पार्ट होते हैं, तीन तरह के सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं। फर्स्ट इज नाउन क्लॉज जिसको हमने कल पढ़ा था, एडजेक्टिव क्लॉज जिसे आज हम पढ़ेंगे, और एडवर्ब क्लॉज जिसे हम कल पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया कि क्लॉज की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, प्लस सबऑर्डिनेट मेन क्लॉज के बारे में बता दिया। अब आगे जो है नाउन क्लॉज के बारे में बताया है और अब मैं आपको एडजेक्टिव की क्लॉज की तरफ बताने जा रही हूँ। तो देखिए, एडजेक्टिव क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। एडजेक्टिव से आप समझ चुके होंगे एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को, जिसे हम हिंदी में विशेषण भी कहते हैं। तो विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता के बारे में आपको बताते हैं, है ना। तो ये रहा हमारा एडजेक्टिव जिसे विशेषण कहते हैं। तो एडजेक्टिव आपको क्लियर है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम द एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल से देखिए समझते हैं, जैसे हमने नाउन में एग्जाम्पल से समझा था वैसे ही हम इसको यहाँ से एग्जाम्पल से ही समझेंगे। जैसे शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो शी इज़ जो होगा, है ना, तो इसमें शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल जो है, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, अ वेरी ब्यूटीफुल, और सॉरी गर्ल नहीं आएगा, अ वेरी ब्यूटीफुल जो है वो हमारा फ्रेज रहेगा इस सेंटेंस में, है ना। फ्रेज आपको पता है क्या होता है। फ्रेज जिसमें आपको ना सब्जेक्ट मिलता है, ना ऑब्जेक्ट मिलता है, ना वर्ब मिलता है। तो और उसका जो मीनिंग है वो डिफाइंड नहीं होता है, वो बिल्कुल भी मीनिंग डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो फ्रेज जो है अ वेरी ब्यूटीफुल है। तो इसे ये हो गया हमारा एडजेक्टिव फ्रेज, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। आपको फ्रेजेस के बारे में तो अच्छे से पता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इससे पहले जो वीडियोस बने हैं उसमें फ्रेजेस का एक वीडियो है, उसमें से जाके समझ सकते हैं। तो अ वेरी ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज है जो प्री मॉडिफाई कर रहा है नाउन गर्ल को। ओके, जो हमें बता रहा है गर्ल के बारे में कि वो एक वेरी, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, और वेरी ब्यूटीफुल कौन, गर्ल। ओके, चलिए अब आता है, जैसे मैं बोलूँ शी इज़ अ गर्ल ऑफ ग्रेट ब्यूटी। ओके, शी इज़ अ गर्ल ऑफ ग्रेट ब्यूटी। तो कहने का तो मतलब सेम ही है ना, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल या शी इज़ अ गर्ल ऑफ ग्रेट ब्यूटी। तो ये मतलब एक तरह से उसकी प्रेज ही हो रही है ना, लड़की की प्रेज, उसकी ब्यूटी के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो प्री मॉडिफाई कर रहा है नाउन गर्ल को। ओके, और यहाँ पे वो जो प्रेपोजिशनल है वो क्या कर रहा है, प्रेपोजिशन वो एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ग्रेट ब्यूटी से पहले आपको ऑफ देखने को मिलेगा और ऑफ जो होता है वो एक प्रेपोजिशन है। चलिए अब हम एडजेक्टिव क्लॉज कैसे बात करते हैं। तो जैसे शी इज़ अ गर्ल हु इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, ठीक है। हु इज़ वेरी ब्यूटीफुल इज द एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, अब देखो एडजेक्टिव क्लॉज एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। ओके, एडजेक्टिव क्लॉज एक्ट्स एज अ एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, और ये क्या करता है, क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन दैट गोज बिफोर इट। ओके, चलिए जो एडजेक्टिव क्लॉज है उसे हम
रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। और रिलेटिव क्लॉज हम उसे क्यों कहते हैं, सुनिए। इसीलिए कहते हैं क्योंकि बिकॉज इट इज़ यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय अ रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब। क्योंकि, समझ में आया आपको, क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, इसे रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब से इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब से। जैसे कि आपने ऊपर एग्जांपल में देखा, शी इज़ अ गर्ल हु इज़ वेरी ब्यूटीफुल, एंड हु व्हाट, हु क्या है, हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, इसीलिए इसे हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। अब सुनिए, द रिलेटिव्स डिफर अकॉर्डिंग टू वेदर दे प्रेफर टू पर्सन और थिंग्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर केस। ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि रिलेटिव, आपको पता ना, रिलेटिव जिसने ये सब नहीं समझ नहीं आ रहा है, वो मेरा एक प्रोनाउंस का एक वीडियो है, उसमें जाके समझ सकते हैं कि रिलेटिव जो प्रोनाउंस हैं, ये रिलेटिव एडवर्ब्स हैं, वो आप उसमें जाके समझिए कि हु, whom, whose, that, when, where ये कैसे यूज होते हैं और किसके साथ यूज होते हैं। ओके, चलिए अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि अब इसमें एग्जाम्पल्स तो चाहिए ना हमको, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं बोलूँ दिस इज द बुक विच ही हैज़ बॉट या दैट ही हैज़ बॉट, तो दिस इज द बुक तो ठीक है, ये बुक के बारे में बात कर रहे हैं, दिस इज द बुक। ओके, ये बुक के बारे में बात कर रहे हैं, तो बुक जो है वो हमारा क्या है, नाउन है। बुक जो है हमारा नाउन है। ओके, बुक नाउन है, तो नाउन के बाद ये स्टार्ट होता है विच से। विच ही हैज़ बॉट जो आ गया वो हमारा क्या आ जाता है, वो हमारा क्लॉज आ जाता है, एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये विच या दैट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा क्या आ गया, रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, उसके बाद आई मेट अ फ्रेंड हुज फादर इज अ पायलट। ओके, अब देखो ये हुज से स्टार्ट हो रहा है, हुज फादर इज अ पायलट जो आ गया वो क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव क्लॉज। तो आई मेट अ फ्रेंड, तो ये बात किसके बारे में कर रहा है, फ्रेंड के बारे में बात कर रहा है, जिसके पापा जो हैं वो पायलट हैं। ओके, ये आपको समझ में आया कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं और ये क्या, इसमें किसके नाउन कहाँ पे डिफाइन हो रहा है। तो जो हमारा नाउन है, जैसे दिस इज द बुक, तो बुक इज द नाउन, आई मेट अ फ्रेंड, फ्रेंड इज अ नाउन। ओके, तो हुज फादर इज अ पायलट, तो हम जो है वो यहाँ पे पूरा एडजेक्टिव चल रहा है, और एडजेक्टिव जो है वो किसको डिफाइन कर रहा है, जो भी रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से पहले नाउन आएगा। ओके, चलिए अब देखो, अब हम जो हैं यहाँ पे देखो, आगे हमने कल जो है वो एडजेक्टिव एडवर्ब क्लॉज भी पढ़ना है। तो यहाँ पे आपके लिए एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको ये समझाती हूँ। वो क्या इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट ये है कि हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। क्योंकि जो रिलेटिव, इसमें क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज में आपको रिलेटिव एडवर्ब्स भी मिलेंगे, और फिर जब हम एडवर्ब क्लॉज पढ़ेंगे तो उसमें तो आपको एडवर्ब तो मिलेगा ही, है ना, रिलेटिव एडवर्ब्स तो वहाँ पे भी मिलेंगे आपको। तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे उनको, तो उनको डिफ्रेंशिएट देखो कैसे करना है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, सुनिए, देखिए। आई डोंट नो द टाइम व्हेन ही विल कम। ओके, इसी के साथ आई डोंट नो व्हेन ही विल कम। समझ में आया, दो एग्जाम्पल्स हैं। जो फर्स्ट वाली एग्जाम्पल है, आई डोंट नो द टाइम व्हेन ही विल कम, तो देखो व्हेन ही विल कम इज द एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, तो ये डिफाइन किसको कर रहा है, इसने सबसे पहले नाउन को डिफाइन करना है ना। तो अगर जब इसके पहले द टाइम है, फर्स्ट सेंटेंस में इससे पहले टाइम है, टाइम को ये डिफाइन कर रहा है, टाइम इज अ नाउन, तो जब इसके पहले नाउन है तो दैट मीन्स कि ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। और जब नेक्स्ट सेंटेंस में जब हमारे पास सिर्फ नाउन नहीं दिया होगा, सीधा व्हेन से स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, व्हेन ही विल कम, तो ये हमारा एडवर्ब क्लॉज होगा। इज दैट क्लियर। चलिए अब चलते हैं कि हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज के कितने तरह के एडजेक्टिव क्लॉज हैं। एक होता है डिफाइनिंग, एक होता है नॉन डिफाइनिंग। डिफाइनिंग में क्या होगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। डिफाइनिंग में क्या होगा, जो क्लॉज
पूरी तरह से डिफाइंड होगा, और नॉन डिफाइनिंग से उनका मतलब तो आपको समझ में आ ही रहा है कि ये नॉन डिफाइनिंग जो पूरी तरह से डिफाइन नहीं होगा। अब देखो इसकी एग्जाम्पल से आप समझते हैं। ओके, देखो जैसे अगर मैं बोलती हूँ दैट इज द पेन व्हेन आई ऑलवेज यूज, सॉरी ये नहीं है, ये मैंने गलत बोल दिया। डिफाइनिंग में चलते हैं, डिफाइनिंग का सबसे पहले डिफाइनिंग कर लेते हैं, नॉन डिफाइनिंग बाद में करेंगे। द वुमेन हु रोट द नोवेल लिव्स इन दिल्ली, द वुमेन हु रोट द नोवेल लिव्स इन दिल्ली। अब देखो हमने यहाँ पे डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग को कैसे समझना है, इसका एक सिंपल सा रूल है, उसको समझ लीजिए। जो इसमें से सेंटेंस जो मैंने आपको दिया है, ठीक है, चलो दोनों सेंटेंस लेके चलते हैं, डिफाइनिंग भी और नॉन डिफाइनिंग भी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। द वुमेन हु रोट दिस नोवेल लिव्स इन दिल्ली, और उसके बाद आता है दैट इज द पेन विच आई ऑलवेज यूज। ओके, दोनों आ गए, दोनों सेंटेंसेस आ गए। दोनों सेंटेंस में सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ कि इसमें एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है। हु रोट द नोवेल is the adjective clause, which I always use is the adjective clause। दोनों clause आ गए। जब हमारे पास दोनों के दोनों clause आ गए हैं तो क्या होता है, आपको सिंपल सा क्या करना है, दोनों में से जो हमारे adjective clause हैं उनको रिमूव कर देना है, उनको रिमूव कर दो। ठीक है, आप पढ़ते हैं इसको कैसे है। द वुमेन लिव्स इन दिल्ली, तो जो द वुमेन है लिव्स इन दिल्ली, तो क्या ये अपने आप में डिफाइन है पूरी तरह से, क्या इसका कोई मतलब है, सेंस है इस सेंटेंस की? हाँ, इसकी सेंटेंस है, द वुमेन लिव्स इन दिल्ली। ओके, औरत दिल्ली में रहती है, ठीक है, ये अपने आप में डिफाइंड है। यस, ये अपने आप में डिफाइंड है। जो लेकिन जब मैं इस सेंटेंस में देखते हैं दैट इज द पेन विच आई ऑलवेज यूज, अगर मैं विच आई ऑलवेज यूज को रिमूव कर देती हूँ इस सेंटेंस से, तो दैट इज द पेन, क्या ये डिफाइनिंग है? वॉट दैट इज द पेन, वॉट, क्या ये डिफाइनिंग है? नहीं, ये कोई डिफाइनिंग नहीं है। तो यहाँ से ही आपको अच्छे से समझ आ गया कि दो तरह के क्लॉज है, डिफाइनिंग क्लॉज कैसा होता है और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज कैसा होता है। ओके, चलिए अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ेंगे हम? कुछ सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें हम रिलेटिव प्रोनाउन, खासकर ऑब्जेक्टिव केस का जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं उनको कैन बी ओमिटेड। क्यों क्यों रिमूव करते हैं उनको? सुनिए, ये जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें से हम रिलेटिव प्रोनाउन में से ऑब्जेक्टिव केस को रिमूव कर देते हैं, उनको हम कॉन्टेक्ट क्लॉज कहते हैं, उनको हम कॉन्टेक्ट क्लॉज कहते हैं, और ये पार्ट है एडजेक्टिव क्लॉज का। ओके, कॉन्टेक्ट क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज। और ध्यान से सुनिएगा, ये सब के सब डिफाइनिंग क्लॉज में आते हैं, ये सब के सब जो हैं वो डिफाइनिंग क्लॉज के अंदर आते हैं। क्लियर? अब देखो जैसे एग्जांपल। अच्छा, सबसे पहले कॉन्टेक्ट क्लॉज क्या होता है? तो कॉन्टेक्ट क्लॉज जो होता है वो क्या होता है, उसे ध्यान से सुनिएगा। अ क्लॉज ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब विच एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। ओके, कॉन्टेक्ट क्लॉज क्या है? अ क्लॉज consists of a subject and a verb which expresses a complete thought. Okay, a complete thought is also called a main clause. Okay, यहाँ से आपको समझ में आया कि मैंने आपको क्या कहा कि वो क्लॉज, ठीक है, वो क्लॉज जो तो रिलेटिव, जैसे हम बोलते हैं ना, हमें इसको रिलेटिव से स्टार्ट करना है ना, लेकिन हमने रिलेटिव प्रोनाउन को वहाँ से ओमिट इसलिए करना है क्योंकि ऑलरेडी उस सेंटेंस में कंप्लीट थॉट, कंप्लीट मीनिंग निकल के आता है और वो अपने आप में एक मेन क्लॉज होता है। इज दैट क्लियर? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हेयर इज द बुक दैट आई हैव रेड। ओके, हेयर इज द बुक दैट आई हैव रेड, विच भी आ सकता है, दैट भी आ सकता है। ठीक है, अभी इसे हम
कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ से हम इसको ओमिट करेंगे, क्यों करेंगे ओमिट, सुनिए। विच और दैट को क्यों ओमिट करेंगे, सुनिए क्यों करेंगे। हेयर इज़ द बुक, ठीक है, ओके, समझ में आया। हेयर इज़ द बुक तो ठीक है, लेकिन विच या दैट आई हैव रेड जो आता है, आई हैव रेड, आई इज़ द सब्जेक्ट, हैव इज़ द हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, रेड इज़ द मेन वर्ब, ओके। आई हैव रेड जो है, आई हैव रेड मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है, या मैं पढ़ चुकी हूँ, तो ये अपने आप में कंप्लीट थॉट हमको देता है। जब हमारे पास कंप्लीट थॉट आ जाता है और आई हैव रेड जो है वो हेयर इज़ द बुक पे डिपेंड नहीं करता है, तो दैट मीन्स कि ये हमारा क्या है, कॉन्टेक्ट क्लॉज है। यहाँ से मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि मैं आपको कॉन्टेक्ट क्लॉज जो है वो क्या इससे क्या समझाना चाहती हूँ, कि क्यों हम कुछ प्रोनाउन जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं कुछ सेंटेंसेस में हम ओमिट करते हैं। वो इसीलिए ओमिट करते हैं क्योंकि जब हम रिलेटिव क्लॉज, जब हम जहाँ पे हमें लगता है कि हमने यहाँ पे रिलेटिव, ये हमारा रिलेटिव क्लॉज बन रहा है और यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउंस की ज़रूरत है, और यहाँ पे अब लग रहा है कि ये जो हमारा सेंटेंस है, विच और दैट के बाद जो हमारा सेंटेंस है वो अपने आप में कंप्लीट थॉट देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है, और ये हमारे इससे पहले किसी और क्लॉज पर डिपेंड नहीं करता है, तो वहाँ से हम क्या करते हैं, उस रिलेटिव प्रोनाउन को रिमूव कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आया? चलिए, आज का हमारा एडजेक्टिव क्लॉज यहीं तक के था, रिलेटिव क्लॉज यहीं तक का था। ये आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ जो है एडवर्ब क्लॉज। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।